अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे यानी अब हम कह रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट लेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन में कौन सी अमाउंट हम बैंक कॉलम में लिखेंगे, कौन सी अमाउंट हम कैश कॉलम में लिखेंगे। बैंक कॉलम असल में होती है पासबुक और कैश कॉलम होती है कस्टमर की बुक, चेक बुक जिसको हम कहते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि एंट्रीज आती हैं और बच्चे कौन सी एंट्री कैश बुक में करनी है, कौन सी का एंट्री जो है वो पासबुक में करती है, ये नहीं बात जानते। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें ये नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ कि दो कॉन्सेप्ट हैं कि किस कॉन्सेप्ट के साथ आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात कि इफ बैंक रिसीव सम अमाउंट सो बैंक इंक्रीज द कस्टमर कॉलम। जब बैंक कोई चीज़ वसूल करता है, किसी बंदे से करे, किसी इंडस्ट्री से करे या किसी भी चीज़ से वो क्या करे, किसी भी शख्स से अमाउंट रिसीव जो करता है, तो करने के बाद कस्टमर का कॉलम को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जैसे डिविडेंड है, बैंक रिसीव डिविडेंड, बैंक ने डिविडेंड क्या किया, रिसीव किया है। तो बैंक ने जब डिविडेंड रिसीव किया है तो उससे वो रिसीव करके कस्टमर का कॉलम क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्यों करेगा, ठीक है, उसने डिविडेंड प्रॉफिट उसने वसूल किया है। वसूल करने के बाद उसने क्या किया है कि कस्टमर के कॉलम में वो कस्टमर के अकाउंट में वो पैसे ऐड कर दिए। कस्टमर के अकाउंट में जब पैसे ऐड होंगे तो उसका बैलेंस खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक रिसीव्ड डिविडेंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो डिविडेंड की अमाउंट बैंक के कॉलम में, कैश कॉलम में आ जाएगी डिविडेंड। ठीक है, बैंक ने जी 5,000 रुपये जो है वो रिसीव किए हैं डिविडेंड। अब एक बात तो ये होगी कि बैंक जो चीज़ रिसीव करेगा उससे कस्टमर का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, अब विच अमाउंट रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम एनीवन, किसी से भी, तो वो क्या होगा, आपका कैश कॉलम में जाएगा। लेकिन एक बात हो, अगर बैंक कोई चीज़ पे करता है, बैंक ने आपका कर्जा दिया है या बैंक ने आपका रेंट दिया है या बैंक आपका कुछ भी चीज़ आपकी वो पे करता है, किसी बंदे को करे या किसी दूसरे बैंक को करे, तो जब बैंक वो चीज़ पे करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, जिस तरह बैंक आपका रेंट पे करता है, तो बैंक ने आपका रेंट क्या किया, पे किया, बैंक पेड। अब बैंक ने आपका रेंट पे किया, उसको हमने बैंक कॉलम में क्यों लिखा, देखो जब बैंक रेंट पे करेगा आपका ये बैलेंस कम हो जाएगा। यानी आपके पास 5,000 रुपये थे आपके अकाउंट में, तो बैंक ने उसको क्या किया, उसमें से 3,000 रुपये जो है वो आपका रेंट पे कर दिया। तो जब रेंट पे होगा तो आपका बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आपका बैलेंस कम होता है तो उसको हम लिखते हैं बैंक कॉलम में। क्यों, जो बैंक चीज़ पे करेगा वो बैंक अपने कॉलम में लिखेगा, और जो चीज़ बैंक रिसीव करेगा किसी शख्स के साथ के ज़रिए करे या किसी से करे, तो वो आपके कैश कॉलम में आपको वो लिखेगा, आपके अपने अकाउंट के यानी कैश में लिखेगा, चेक में लिखेगा। लेकिन अगर बैंक कोई चीज़ यानी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करता है आपको, यानी आपको क्या करता है, वो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कुछ, तो वो उसके चार्जेस काटेगा। ठीक, यानी अगर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बैंक ने आपको सर्विसेज दी है और वो कहेगा भाई हमने आपको सर्विस दी है तो उसके ज़रिए आप हमें 50 रुपये जो दें, तो बैंक जो सर्विस करेगा तो वो जो यानी सर्विस चार्जेस, तो बैंक के जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे बैंक अपने कॉलम में लिखेगा। क्यों लिखेगा, बैंक जो सर्विस करेगा, प्रोवाइड करेगा आपको, तो आपका बैलेंस इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। तो अगर आपका बैलेंस डिक्रीज होता रहेगा तो इसका मतलब है बैंक जो है वो आपके पैसों में से कटौती करेगा। तो उसको आप कहाँ पे लिखोगे, आप वो बैंक किस में लिखेगा, पासबुक में, यानी बैंक के कॉलम में।
तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या होता है कि कुछ चेक होते हैं जो कि अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं, यानी आपने ये चेक क्या इशू किए हैं, बैंक उसको प्रेजेंट नहीं किए, यानी आपने क्या किया है कि चेक इशूड किए हैं लेकिन वो प्रेजेंटेड नहीं हुए। तो जब बैंक में चेक जाएंगे तो बैंक आपका कॉलम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब बैंक में जाएंगे ही नहीं, जब बैंक उसको देखेगा ही नहीं, तो वो आपके कॉलम को इंक्रीज भी नहीं करेगा। तो वो सिर्फ आपने अपने कॉलम में लिखने हैं, यानी जो चेक इशूड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, check issued but not presented in बैंक। आपने चेक इशू किए लेकिन बैंक ने उसे प्रेजेंट नहीं किए, तो वो सारे के सारे जितने भी चेक होंगे यानी चेक के नंबर होंगे, तो वो चेक नंबर हो सकता है, कुछ भी चेक नंबर हो सकते हैं, यानी कुछ भी चेक के नंबर हो सकते हैं, वो सारे के सारे चेक जो है वो कहाँ पे आएंगे, आपके कैश कॉलम में आएंगे। और जो सर्विस चार्जेस होंगे या बैंक जो चीज़ पे करेगा वो सारी की सारी कहाँ पे आएगी, आपकी बैंक के कॉलम में आएगी। और जो चीज़ बैंक रिसीव करेगा वो सारी की सारी आपके कैश कॉलम में आएगी। और अगर अनप्रेजेंटेड चेक है, यानी एक बंदे ने क्या किया है कि बैंक बंद होने के बाद मोबाइल के ज़रिए अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र हुए तो बैंक ने क्या किया, बैंक को तो पता ही नहीं है कि आपके पैसे ट्रांसफ़र किए कि नहीं किए, लेकिन आपने चेकबुक में वो अपनी अमाउंट लिख लिया है कि भाई मैंने वो बैलेंस मेरा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है, तो आप उसको क्या लिख लोगे, कैश बुक में लिख लोगे। लेकिन अब बैंक ने उसको पे नहीं किया, बैंक ने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया, बैंक को पता ही नहीं है कि आपने वो पैसे उसके अपने अकाउंट में जमा करवाए कि नहीं। जब वो अगले दिन आएगा बैंक तक को तब पता चलेगा कि बैंक ने आपने अपने अकाउंट में क्या किए, पैसे ट्रांसफ़र किए, तो वो अगले दिन आपका क्या होगा, बैलेंस इंक्रीज होगा, लेकिन वो फिलहाल तो नहीं होगा, तो इसलिए वो आपका कैश कॉलम में आएगा। ठीक है, यानी अगर आपने बैंक बंद होने के बाद अगर कोई चीज़ आपने ट्रांसफ़र की है या आपने अपने अकाउंट में चेक ट्रांसफ़र किए हैं तो वो अनप्रेजेंटेड है, तो वो सारी की सारी कहाँ पे आएगी, कैश कॉलम में आएगी। और अगर कोई बैंक सर्विसेज देगा या रेंट पे करेगा या कोई एडिशनल सर्विस देगा, तो वो सारी की सारी कहाँ पे आएगी, आपकी बैंक का कॉलम में आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड।